अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ज़ूलॉजी का, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड चूँकि हम बायोलॉजी के हवाले से पढ़ रहे हैं तो हम इसको बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है, बायोलॉजी आपको पता है दिस इज़ अ नेचुरल साइंस। और बायोलॉजी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, तो उसको हम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और फिर हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स और जो एक सिस्टमेटिक पैटर्न अडॉप्ट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न जो है वो लेते हैं, दैट सिस्टमेटिक पैटर्न इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये डिफरेंट स्टेप्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है। इसमें 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो साइंस का नॉलेज जो है वो आपको पता है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पे या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो इसमें हम डिफरेंट जो है वो स्टेप्स लेते हैं और उन स्टेप्स के थ्रू जो है हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? दिस इज़ अ मेथड विच इज़ यूज्ड इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस एज वेल एज टू डिटर्मन द फैक्ट्स, मेकिंग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन को हम डिडक्शन भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो साइंटिफिक मेथड का या बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज़ हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज़ डिडक्शन या आप इसको प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं, फोर्थ वन इज़ एक्सपेरिमेंट, देन थ्योरी एंड फाइनली साइंटिफिक लॉ। बायोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि लॉज जो है ये बहुत कम होते हैं ड्यू टू variable nature of biological sciences, and due to evolution and due to changes that are taking place in the biological organisms, scientific laws are very less in this field of science. तो अब हम इन स्टेप्स को जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पर जो है वो हम किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ले सकते हैं। इस वक्त करंटली जो है वो बहुत ही हॉट बायोलॉजिकल इशू है, दैट इज़ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 जो है आपको पता है इस वक्त जो भी सूरत हाल है, जो भी लॉकडाउन की सूरत हाल है वो कोविड-19 की वजह से है। तो हम बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोविड-19 को ही एज एन एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोटिसिंग एंड वॉचिंग ऑफ अ साइंटिफिक फिनोमिनन इन द नेचर। जैसे अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो है ये कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, ये नोटिस किया गया। सबसे पहले चाइना के अंदर ये डिज़ीज़ जो है वो इमर्ज हुई और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है वो फ्लू की सिम्टम्स थे, जो कि नॉर्मली जो वायरल फ्लू होता है उससे ये इसके सिम्टम्स जो थे बिल्कुल वैसे थे, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो थी वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट थी। और इवन द डॉक्टर्स जो कि इस फ्लू को ट्रीट कर रहे थे, दे आल्सो गॉट दैट फ्लू, यानी इन डॉक्टर्स को भी ये डिज़ीज़ जो थी वो ट्रांसफ़र हो रही थी, दैट वाज काजिंग द डेथ ऑफ द पेशेंट्स एंड एज वेल एज द doctors. So this is observation according to COVID-19. Observation is the basic tool to go forth for the elaborating a phenomenon. Observation is made by using 5 senses and they may be formed by some equipments. ठीक है, तो अब ये चूँकि ऑब्जर्वेशन में ये डिज़ीज़ आई थी कोविड-19 जो थी और फर्स्ट टाइम ये चाइना में ऑब्ज़र्व की गई, तो हम कोविड-19 को ही जो है वो एज अ एग्ज़ाम्पल जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो है, ऑब्जर्वेशन जो है जब आ गए, यानी बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो इस डिज़ीज़ के साथ ऑब्ज़र्व किए गए और फिर देखा गया कि ये डिज़ीज़ जो है वो पेशेंट से
डॉक्टर्स में भी ट्रांसफ़र हो रही है और एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो थे जब ऑब्ज़र्व किए गए तो फिर उसकी बेस पर जो है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये इसको हम इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हैं, हम आइडिया भी कह सकते हैं, हम कोई तुक्का भी कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है, तो ये एजुकेटेड गेस होता है, प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होती है दैट कैन बी साइंटिफिकली टेस्टेबल और मेजरेबल। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्लेनेशन और आइडिया which is established on the basis of collected facts from the observation and it is a tentative solution of the phenomenon। यानी ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम कोई आइडिया अगर लगाते हैं, हम कोई इंटेलिजेंट गेस लगाते हैं, हम कोई प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कोई एजुकेटेड गेस अगर लगाते हैं तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। जैसे अगर कोविड-19 की ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे पेशेंट्स थे विद फ्लू सिम्टम्स या रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ के साथ ये पेशेंट्स आए, तो इनकी बेस के ऊपर जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये बनाया गया कि ये कोई डिज़ीज़ जो है ये कहाँ सबसे पहले कहाँ से ये ट्रांसफ़र हुई है, सबसे पहला पेशेंट जो आया है ये डिज़ीज़ कहाँ से लेके आया है। तो जैसे चाइना के अंदर ये डिज़ीज़ चूँकि वहाँ से स्टार्ट हुई थी, वुहान सिटी से, तो वहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वेशन किए गए कि मीट मार्केट से जो है ये वायरस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है ये बेसिकली किसी कोई ह्यूमन वायरस नहीं है बल्कि कोई एनिमल वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है और फिर ह्यूमन से ये आगे फर्दर हेल्दी ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसकी बेस पे जो है वो हम कोई भी स्टेटमेंट जो बनाते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लिए जो है वो हम दो तरह की जो है वो रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है और दूसरी जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जो है किसी भी जनरल इन्फॉर्मेशन से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिड्यूस कर लेते हैं और इसमें रिजल्ट्स जो होते हैं वो जनरल रूल्स में से ड्रॉ किए जाते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग में हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से कोई जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस कर लेते हैं और जनरल लॉज रूल्स बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अब हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस बेसिकली जो है वो पॉसिबल कॉज किसी भी फिनोमिनन का हो सकता है और ये टेंटेटिव या अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है अबाउट द ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस जो है वो किसी पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम मल्टीपल हाइपोथेसिस भी हम प्रोपोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि अभी हमने इसको टेस्ट करना होता है। proposing alternative explanation is good in science। so hypothesis जो है इसको testable होना चाहिए by hypothetical and deductive method। इसी तरह hypothesis जो है उसके अंदर इतनी flexibility होनी चाहिए कि ये प्रूफ भी हो सकता है, इट मे बी प्रूव्ड राइट, इट मे बी प्रूव्ड रॉन्ग। तो दोनों तरह से ही हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, इफ़ इट इज़ प्रूव्ड करेक्ट और इट इज़ इनकरेक्ट, दोनों सूरतों में ही ये कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है, कुछ नॉवल इन्फॉर्मेशन ही हमें इससे मिलती है। तो हाइपोथेसिस जब हम बना लेते हैं तो हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ डिडक्शन। इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्शन भी कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है इससे हम डिडक्टिव या इंडक्टिव मेथड से जो है वो डिडक्शंस बनाते हैं। डिडक्शंस बेसिकली क्या है? ये हाइपोथेसिस का लॉजिकल कंसीक्वेंस होता है और ये हमें हाइपोथेसिस के मुतालिक जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशंस जो थे उससे हमने हाइपोथेसिस ड्रॉ किए कि कोविड-19 जो है या कोरोना वायरस जो है ये बेसिकली ह्यूमन बेस्ड वायरस नहीं है और ये चाइना के अंदर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए कि ये जो है बेसिकली एक एनिमल वायरस है जो कि मीट मार्केट से जो है स्प्रेड होना शुरू हुआ और समहाउ किसी एनिमल से ये वायरस ह्यूमन में आया और उसके बाद जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसकी जो है वो हम डिडक्शंस बनाते हैं, यानी इसका हाइपोथेसिस का जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिडक्शन। और डिडक्शन की जो स्टेटमेंट होती है इसके अंदर जो है वो इफ़ एंड देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ऑब्जर्वेशंस और हाइपोथेसिस बनाए अबाउट कोविड-19, उसकी डिडक्टिव स्टेटमेंट ये होगी, इफ़ कोविड या कोरोना वायरस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन आल्सो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन, अगर एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर ह्यूमन से ह्यूमन में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इफ़ और देन का इस्तेमाल जो है वो जिस स्टेटमेंट में आ रहा है वो हमारे पास डिडक्टिव स्टेटमेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है आफ्टर डिडक्शन, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट, which is the main basically the step in the biological method, जिसमें हम अपने हाइपोथेसिस को और अपनी डिडक्शन को टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स। The process which helps in testing the facts collected by observation, hypothesis and deduction. Experiment is done with the help of measuring and observatory instruments. अब एक्सपेरिमेंट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड वी परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने कोविड, जैसे हमने कोविड का जो है वो रिडक्शन बना लिया, तो फिर यहाँ साइंटिफिक जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री के अंदर हर फील्ड से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होंगे, चाहे वो कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, चाहे वो वायरोलॉजिस्ट है, चाहे वो बायोलॉजिस्ट है, तो डिफरेंट फील्ड्स से रिलेटेड जो है वो बायोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड जो साइंटिस्ट होंगे, ये पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल लेकर जो है वो उस वायरस को ऑब्जर्व करेंगे कि ये वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कहाँ से ट्रांसफ़र होके आया है। जैसे अब हम कोविड के बारे में जानते हैं, कोरोना वायरस के बारे में हम जानते हैं कि बेसिकली ये कोई ह्यूमन वायरस नहीं है, ये एनिमल से ट्रांसफ़र हुआ है और ये सार्स फैमिली का एक वायरस है जो कि बेसिकली फ्लू ही कॉज करता है, लेकिन विद डिफरेंट सिम्टम्स जो है या विद मोर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स जो हैं, ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही अब हमारे पास जो है कोरोना वायरस की जितनी भी करंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, जिसकी बेस पे हमने अब वैक्सीन भी बना ली है, तो ये एक्सपेरिमेंट से ही सारा कुछ जो है वो पॉसिबल हुआ है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर एक्सपेरिमेंट में हमारा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाता है या डिसप्रूव भी हो सकता है। अगर प्रूव होता है या अगर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है, तो दोनों सूरतों में जो है वो एक नॉवल इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास आती है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है थ्योरी डेवलप होती है एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है अप्रूव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की बेस के ऊपर जो है वो हम थ्योरी डेवलप करते हैं। तो अगर एक हाइपोथेसिस को रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाए एंड एवरी टाइम उस टेस्ट के सेम रिजल्ट्स हों, या उसको ये हो सकता है कि जैसे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है वो हम देख सकते हैं कि चाइना में भी इसके ऊपर रिसर्च हुई और अदर कंट्रीज़ की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसके ऊपर रिसर्च हुई। अगर तमाम कंट्रीज़ की लेबॉर्ट्रीज़ में आने वाले रिजल्ट्स सेम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो अब जो है ऐसा रिपीटेडली टेस्टेड जो हाइपोथेसिस होगा बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज, इट विल फॉर्म अ थ्योरी, इट विल लीड टू फॉर्म अ थ्योरी। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है ये इससे हम क्या बना देते हैं, इससे थ्योरी बन जाती है। Hypothesis which is supported by a large amount of different types of observations and experiments and to be proved true is called a theory. It is a scientifically an acceptable idea or principle to explain a phenomenon. A good theory predicts new facts and reveals new relationship between naturally occurring phenomenon. तो
ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी कॉमन चीज़ है। दे चेक द कंक्लूजन्स ऑफ द अदर बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अगर एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक कंट्री की लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट हुआ है, उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स या कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं, तो फिर उन रिजल्ट्स को अदर कंट्रीज़ की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी टेस्ट किया जाता है, बार बार रिपीटेडली उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और अगर हर टाइम एवरी टाइम जो है रिजल्ट्स सेम होते हैं, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को जो है वो थ्योरी बना देते हैं। फाइनली जो फाइनल स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का, दैट इज़ साइंटिफिक लॉ। तो कोई भी ऐसी थ्योरी जो जनरलाइज्ड हो और बहुत स्कोप ऑफ एप्लीकेशन के साथ अगर आती है, तो उसको हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक लॉ जो है, a theory which is tested again and again and found to fit the facts from which valid prediction may be made is known as scientific law or scientific principle. All the hypotheses and theories pass successfully to become scientific law. लेकिन बायोलॉजी में हम देखते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस में हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक लॉज जो हैं ये बड़े ही कम हैं। कुछ चंद एक एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक लॉ की, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स हैं, इसी तरह जो है वो इनहेरिटेंस के जो मेंडल्स के लॉज हैं, इसके अलावा हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है, या हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है, ये चंद एक एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक लॉ की इन बायोलॉजिकल साइंसेस। उसकी रीज़न ये है कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर चूँकि वेरिएशंस बहुत हैं, फिर इसके अंदर एवोल्यूशन हो रही है, इसके अंदर जो है विद टाइम चेंजेस आ रही हैं। तो जहाँ पर चेंजेस जो है वो ज़्यादा होती हैं, वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, विद द टाइम जो है वो चेंजेस आती रहती हैं, तो वहाँ पर जो है वो साइंटिफिक लॉज जो है वो कम होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका ये टॉपिक जो है वो साइंटिफिक मेथड का एंड हो जाता है।